हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 13th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी दोनों एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख के आइए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। वो दोनों वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन 5 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इट इज रिटर्न टू द अर्न। मोरओवर, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास एक अर्न है। अर्न मतलब समझिए आपके पास एक बैग है। कह रहा है आपके पास एक बैग है, सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले क्या किया जा रहा है कि इस बैग में से एक बॉल निकाला जा रहा है। ठीक है, इस बैग में से एक बॉल निकाला जा रहा है, उसका कलर नोट किया जा रहा है और जो भी कलर मिल रहा है फिर हम लोग उस बॉल को वापस डाल के 2 और बॉल डाल रहे हैं उसी कलर के जो हम लोगों ने पाया था पहले। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता न करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक बॉल इसमें से निकाला, वो बॉल निकला रेड कलर का, तो आप क्या करेंगे, इस रेड कलर के बॉल को वापस बैग में डाल देंगे और 2 और बॉल डालेंगे रेड कलर के। तो अब टोटल बॉल 7 हो जाएंगे, वो भी रेड कलर के। ठीक है, अब कोई जरूरी तो है नहीं कि आप अगर इस बैग से बॉल निकाल रहे हैं तो रेडी हो सकता है ब्लैक निकला है। तो अगर ब्लैक निकलेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लैक बॉल को वापस डालेंगे, 2 और बॉल डालेंगे ब्लैक ही कलर के, जिसकी वजह से ये जो 5 ब्लैक बॉल थे वो अब 7 ब्लैक बॉल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तरह का कंडीशन अराइज हो रहा है। एक कंडीशन को मैं इवन मानूंगा कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। मैंने मान लिया कि अगर मैं इस बैग में से पहला बॉल निकाल रहा हूं तो वो रेड है, वो पहला इवेंट हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूं। उसी तरह मैं एक और इवेंट बना लूंगा E2। इसमें मैं लिखूंगा कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ठीक है, मतलब जब आप पहला बॉल निकाल रहे हैं तो हो सकता है ब्लैक आ जाए। ठीक है, तो 2 तरह के सिचुएशन पॉसिबल हैं जब आप पहला बॉल निकालेंगे इसमें से। ठीक है, और उस पहले बॉल को निकालकर वापस उसी बैग में डाल देना है और जो भी कलर आएगा 2 और बॉल उसी कलर के इस बैग में डालने हैं। ठीक है, हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालना है ए का। ए मैं बना रहा हूं सेकंड बॉल इज रेड। 2 बार बॉल निकाला जा रहा है, एक बार नहीं, याद रखिएगा। पहली बार निकाल रहे हैं तो जो कलर आ रहा है उसको नोट करके वापस बैग में डाल दे रहे हैं। ठीक है, फिर 2 और बॉल उसी कलर के डाल दे रहे हैं बैग में, और उसके बाद हम लोग एक और बॉल निकाल रहे हैं। तो हमें ये पता करना है कि जब दूसरी बार बॉल निकालेंगे तो क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड कलर का निकल के आए। ठीक है, तो आपने बायस थ्योरम पढ़ा होगा, सॉरी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बायस थ्योरम नहीं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज हैपेंड। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ए की जब E1 वाला इवेंट हो चुका हो, प्रोबेबिलिटी ए की जब E2 वाला इवेंट हो चुका हो। तो इसको रीड करने आना चाहिए। अगर रीड करना सीख गए तो फिर बहुत आसान होता है ये सब फाइंड करना। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें ए कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये इक्वल किसके आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना। E1 के प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालें कैसे, E1 है क्या, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। मतलब अब हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इस बैग में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल रेड बॉल 5 है, तो ये जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, रेड बॉल 5 है तो ऊपर 5 आ जाएगा, टोटल बॉल 10 है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि आपने ये माना है इवन निकालते वक्त कि आपने इसमें से एक बॉल निकाला, वो बॉल जो है वो रेड कलर का निकला। अब आप इस वापस बॉल को वापस बैग में डाल देंगे और दो और बॉल डालेंगे रेड कलर के, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ अब 2 और रेड बॉल्स आ चुके हैं, ठीक है। मतलब इवन इवेंट हो चुका है। आपने इसमें से बैग में से एक रेड बॉल निकाला, कलर नोट किया रेड कलर है, फिर वापस बैग में डाल दिया और 2 और रेड कलर के बॉल डाल दिए। तब हमें एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवन वाला इवेंट हो चुका हो। तो इवन वाला इवेंट हो चुका है, हमने 2 रेड बॉल डाल दिए हैं। अब एक ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जब वापस इस बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं तो वो रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो अब रेड बॉल की संख्या 7 है, आप देख सकते हैं 7 है रेड बॉल की संख्या। तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 7 5 12, क्योंकि टोटल बॉल इस बैग में 12 है और रेड कलर के बॉल 7 है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें E2 निकालना है, ठीक है। तो अब ये हट जाएगा, ठीक है, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी। E2 क्या है? फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस बैग से? 5 ब्लैक बॉल हैं, तो ये जाएगा 5/10, ठीक है, क्योंकि टोटल बॉल तो 10 ही है। अब क्योंकि आपने माना है कि E2 इवेंट हो चुका है, E2 इवेंट मतलब जब आपने इस बैग में से पहला बॉल निकाला तो वो ब्लैक कलर का निकला। जैसे ही आपको ब्लैक कलर का बॉल मिला, आपने उस ब्लैक कलर के बॉल को बैग में वापस डाल दिया और 2 एडिशनल बॉल और डाल दिए, वो भी ब्लैक कलर के। तो इस बार 2 प्लस होगा ब्लैक में, ठीक है। तो अब हमें A/E2 निकालना है, मतलब इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब E2 वाला इवेंट हो चुका हो। तो E2 वाला इवेंट हो चुका है क्योंकि मैंने 2 ब्लैक बॉल डाल दिए हैं। अब हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स कितने हैं? 5 5 10 और 10 और 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 12, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कोई बहुत टफ नहीं है। आपको बस क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में किसी तरह 2 इवेंट बनाने हैं, 2 या 2 से 3 जो भी हो। और अगर आपसे ये बोल रहा है कि किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए तो उस इवेंट को A मान लीजिए और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है, और कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस के ये एक्सरसाइज हवा भी नहीं लगेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। कई बार 3 से 4 बार आपको लगाना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल, ठीक है। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैग बना लिया, इसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। इस बैग को मैं A नाम दे दे रहा हूँ। एक और बैग है जिसमें 2 और 6 रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एक और बैग है जिसमें 2 रेड हैं, 6 ब्लैक हैं। कह रहा है वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया है कि इन दोनों बैग में से एक बैग सिलेक्ट किया गया है और उस बैग में से एक बॉल निकाला गया है, ठीक है, और वो बॉल जो है वो रेड कलर का आया है, ठीक है। तो ये गिवन हो गया ना कि हम लोग इन दोनों बैग में से, रुक जाएगा इसको नाम रख दूं B, इन दोनों बैग में से एक बैग सिलेक्ट कर रहे हैं, उस बैग में से रेड बॉल निकाल रहे हैं और वो रेड बॉल आ गया है, ठीक है। तो ये हमें पता चल चुका है कि रेड बॉल आ चुका है, यानी ये जो इवेंट है वो हमें गिवन है, ठीक है। जब गिवन इवेंट होता है उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है तो उसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल है वो फर्स्ट बैग से निकाला गया है, ठीक है। फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 2 बैग हैं, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है अगर आपके पास 2 बैग हैं, दोनों के अंदर बॉल्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, इन दोनों बैग में से एक बैग सिलेक्ट किया जा रहा है। वो हो सकता है बैग A हो सकता है बैग B हो, वो हमें नहीं पता कौन सा बैग सिलेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन में ये बता दिया है दोनों बैग में से एक बैग सिलेक्ट करके एक बॉल निकाला जा रहा है और वो बॉल जो है वो रेड कलर का ही आया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्या चांसेस हैं कि जो बॉल रेड कलर का निकला है वो इस बैग से निकला है, यानी फर्स्ट बैग से निकला है। तो यहाँ पे मैं 2 इवेंट बनाऊंगा, E1 मतलब सिलेक्टिंग बैग A,
सिलेक्टिंग बैग ए, और मैं एक E2 बनाऊंगा सिलेक्टिंग बैग बी। ठीक है, काम करते हैं, ए बी को हटाकर 1 और 2 कर देते हैं। ठीक है, 1 और 2 ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी की जगह 1 और 2, फर्स्ट बैग और सेकंड बैग। ठीक है, और मैं एक ए बना रहा हूँ, ए मतलब सिलेक्टिंग रेड बॉल, 3 इवेंट बनाए मैंने। ठीक, हमें निकालना क्या है कि हमें गिवन है कि रेड बॉल निकल चुका है। अगर वो इवेंट गिवन है तो हम लोग स्लैश के बाद ए लिख देंगे, क्योंकि ए मतलब सिलेक्टिंग अ रेड बॉल। और हमें निकालना किसकी प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट बैग की, कि जो बॉल निकला हो वो फर्स्ट बैग से निकला हो। फर्स्ट बैग मतलब इवन। ठीक है, तो यहाँ पे इवन आ जाएगा। अब आपको समझ है, हमें निकालना ये है, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग जब हम लोगों ने रेड बॉल निकाल लिया हो। ठीक है, तो आपको अगर बायस थ्योरम पता हो तो बायस थ्योरम यहाँ पे लगेगा। क्या होता है बायस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद होगा फिर नहीं क्वेश्चन लग पाएगा आपसे। ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ये फिलहाल 2 इवेंट के लिए फॉर्मूला है, 3 इवेंट का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और हर हालत में जब भी आप क्वेश्चन देखें तो ये बनाने आना चाहिए। ये अगर बन गया ना फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जनरली यही नहीं बनता है, ये बन गया काम आसान। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवन मतलब बैग 1 सिलेक्ट करना था। टोटल 2 बैग हैं, उनमें से एक बैग को सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी इवन की 1/2 हो जाएगी, इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब हम लोगों ने ये निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन। अब इसका मतलब क्या है कि बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, उसमें से फिर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ए बाई इवन का मतलब क्या है कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवन वाला इवेंट हो चुका हो। इवन मतलब आपने बैग 1 सिलेक्ट कर लिया हो और उसमें से रेड बॉल निकालना है। ठीक है, तो इस बैग में से रेड बॉल निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल रेड बॉल 4 है और टोटल बॉल 8 है, 4/8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। अब क्योंकि आप देख सकते हैं यही टर्म यहाँ पे भी है, तो यही वाला चीज यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। ये जाएगा 1/2, 4/8 प्लस, अब E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, यानी सेकंड बैग निकालने का प्रोबेबिलिटी। सेकंड बैग निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा, टोटल बैग 2 है जिसमें से सेकंड बैग मतलब एक बैग हमें निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। अब A बाई E2 मतलब हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हम लोगों ने बैग E2 सिलेक्ट कर लिया हो। ठीक, तो बैग E2 हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/8 होगी, क्योंकि टोटल 2 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल 8 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बच्चों वाली चीजें नहीं सिखाऊंगा ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, इट इज नोन दैट 60% रेसाइड इन अ हॉस्टल। ठीक है, एंड 40% आर डे स्कॉलर्स, मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 इवेंट बना रहा हूँ। इवेंट E1 जिसको मैं कह रहा हूँ लिविंग इन हॉस्टल, ठीक, और एक E2 बना रहा हूँ लिविंग आउटसाइड हॉस्टल। ठीक है, तो एक्चुअली हमें E1 का प्रोबेबिलिटी दे दिया है 60% की, 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो ये E1 का प्रोबेबिलिटी ही तो है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि हमें E1 की प्रोबेबिलिटी गिवन है 60%, 60% मतलब 0.6। उसी तरह हमें E2 की भी प्रोबेबिलिटी गिवन है 40%। ठीक है, E2 की भी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है जो कि है 40%, यानी 0.4। ठीक, कह रहा है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड A grade and 20% of day scholar attend A grade in annual examination। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इवेंट A बना रहा हूँ
ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए मतलब गेटिंग ए ग्रेड, गेटिंग ए ग्रेड। ठीक, अब इस लाइन को पढ़िए, प्रीवियस ईयर रिपोर्ट shows that 30% of all students who reside in hostel attain A grade। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं मतलब कौन सा इवेंट, इवन, जो हॉस्टल में रह रहे हैं वो ए ग्रेड पा जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, 30%। ठीक है, ये बनाने आना चाहिए। अब देखिए ये टोटल वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के ही बनाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, पिछले साल या कहें पहले हमें ये पता चला है कि 30% बच्चे जो कि हॉस्टल में रह रहे थे उन्हें एक ग्रेड मिला है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, हमें ये मालूम चल गया है कि जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे थे उनका ए ग्रेड पाने का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 30% मतलब 0.3। ठीक, उसी तरह मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे इवन लिख देंगे, जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रह रहे थे यानी डे स्कॉलर्स, वो ए ग्रेड पा रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए ग्रेड पाने की प्रोबेबिलिटी जब वो हॉस्टल में न रह रहे हों, यानी A/2, ये हमें कितना गिवन है, 0.2 यानी 20%। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एंड ही हैज अटेन्ड एन ग्रेड ए। मतलब एक स्टूडेंट चूज किया जा रहा है पूरे कॉलेज में से और पता चल रहा है कि वो जो बच्चा है वो ए ग्रेड पाया है। ठीक है, तब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो बच्चा हॉस्टल से बिलोंग करना चाहिए, यानी आपको प्रोबेबिलिटी हॉस्टल वाले की निकालनी है, यानी इवन की निकालनी है। शर्त ये है कि वो ग्रेड ए पाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये गिवन है कि ए ग्रेड पा चुका है, तब आपको ये पता करना है कि क्या चांसेस है कि वो बच्चा हॉस्टल से बिलोंग करता हो, यानी आपको ये चीज निकालनी है। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अभी मैंने बताया बेस्ड बायस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, ठीक, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6 है, और ए बाई इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए बाई इवन की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी थी 0.3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.3 प्लस हमें E2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4, तो वहाँ पे 0.4 लिख देंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाय ए बाई E2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2, तो वहाँ पे 0.2 रख देंगे। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9/13, जो कि 100% सही है। ठीक है, देखिए मैं कभी भी ये सब कैलकुलेशन करना नहीं सिखाता हूँ, ये सब आपको करने आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बनना चाहिए कि कैसे ये मैंने बनाया, कैसे मैंने ये बनाया, कैसे मैंने ये सब लिखा। ये टोटली वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के ही मालूम चलेगा। ठीक है, जितना बार आप पढ़ेंगे उतने अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। कह रहा है कि एक बच्चा एक एमसीक्यू टेस्ट को दे रहा है, तो स्टूडेंट को या तो आंसर पता है, नोज द आंसर, या तो गेस कर रहा है। ठीक है, तो दो ही कंडीशन प्रॉब्लम है, दो ही कंडीशन है, या तो आंसर उसे पता है या तो गेस कर रहा है। यहाँ पे हम लोग दो इवेंट बना लेंगे, इवन मतलब नोज द आंसर, नोज द आंसर, ठीक, और E2 मतलब गेसेस द आंसर। ठीक है, गेसेस द आंसर। ठीक, तो हमें देखिए क्वेश्चन बोला है कि 3/4 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि ही नोज द आंसर। ठीक, ये तो क्लियरली मालूम चला है कि हमें इवन की प्रोबेबिलिटी दे दिया है 3/4। ठीक, तो मुझे आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी, है ना। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। ठीक, अरे भाई इन दोनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए, तो ये 3/4 है तो ये वाला 1/4 होना चाहिए, वो बोलेगा भी नहीं। ठीक है, हालांकि दे दिया क्वेश्चन, देखिए कि एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, तो निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आगे हालांकि नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया था ऑलरेडी कि 1/4 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि ही गेसेस, तो यानी E2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4। फिर कह रहा है एज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और इवेंट बनाऊंगा ए, इसको मैं लिखूंगा आंसर विल बी करेक्ट, आंसर विल बी करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है एज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, मतलब ये बोल दिया है कि बता दिया है कि जो लड़का है वो गेस कर रहा है, यानी
E2 वाला इवेंट हो चुका है, गेस कर रहा है मतलब कौन सा इवेंट, E2 वाला, E2 वाला इवेंट हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि एज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, मतलब गेस कर रहा है फिर उसके आंसर के सही होने के चांसेस 1/4 है। सही होना मतलब प्रोबेबिलिटी है कि, और ये हमें गिवन है 1/4। ठीक, फिर से सुनिएगा, कह रहा क्वेश्चन में एज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस, मतलब हमें ये मालूम चल जाएगा है कि जो स्टूडेंट है वो गेस कर रहा है, यानी E2 इवेंट हमें मालूम है, तो जो मालूम रहता है हमेशा स्लैश के बगल में लिखते हैं। ठीक, कह रहा है आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो ए मतलब आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बनेगा, कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है, तो हमने लिख दिया इक्वल्स टू 1/4। ठीक, अब बनाएंगे हम लोग आंसर अपना। आगे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि गिवन क्या है, आंसर करेक्टली है। गिवन क्या है, आंसर करेक्टली। ठीक है, तो आंसर करेक्टली अगर गिवन है तो स्लैश के बाद ए लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ए मतलब ही तो है आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, यहाँ करेक्ट मैंने गलती से लिख दिया, करेक्ट होगा। ठीक है, करेक्ट होगा। ओके, तो हमें ये तो गिवन है ना, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल दिया है कि आंसर जो है वो करेक्ट कर रहा था, यानी ए गिवन है, हमें निकालना है कि वो जो स्टूडेंट है उसको आंसर पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा E1, E1 मतलब आंसर पता है, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया है आपको। तो मुझे एक बात बताइए, E1 की प्रोबेबिलिटी तो हमें गिवन है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 रख देंगे। ठीक, अब ये प्रोबेबिलिटी हमें नहीं गिवन है, हमें A/E2 गिवन है, A/E1 नहीं गिवन है, लेकिन ये बहुत आसान है निकालना। देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको ये मालूम चल गया तो फिर ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो आंसर करेक्ट दे रहा है जब उसे आंसर पता हो। ए मतलब आंसर करेक्ट दे रहा है और E1 मतलब आंसर पता हो। ठीक है, तो जब आंसर पता है तो करेक्ट होने के चांसेस तो 100% होंगे ना, यानी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि ए मतलब आंसर करेक्ट कर रहा है, और आंसर करेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आंसर पता है। E1 आंसर पता है तब करेक्ट करने के चांसेस तो 100% होंगे ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 100% मतलब 1, तो E1 मतलब 3/4, अभी मैंने बताया है, इंटू 1 कर देंगे क्योंकि इस चीज की वैल्यू 1 है, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, वो है 1/4, और A/E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फ्रैक्शन रिडक्शन है, कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12/13। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। ठीक है, तो E1 एक इवेंट बना रहा हूँ, E1 में एक इवेंट बना रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव, और एक E2 इवेंट बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं नॉन इफेक्टिव। नॉन इफेक्टिव, तो इफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 99%, यानी 0.99। तो नॉन इफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1%, यानी 0.01। नहीं, 99% इफेक्टिव है यानी 1% इफेक्टिव नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 होगी। क्वेश्चन में कह रहा है द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ अ हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इफ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी इज 0.005। ठीक, द टेस्ट will imply he has the disease. 0.1% of the population actually has the disease. What is the probability that a person has the disease given that his test result in positive? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। मतलब अगर बीमारी है तब उस बीमारी को पकड़ने के लिए, मतलब तब जो ब्लड टेस्ट है उस बीमारी को पकड़ लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 99% है। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है कि जब बीमारी हो तब वो इफेक्टिव है 99%। ठीक, और जब बीमारी नहीं है, ठीक है, देखिए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब जिसको बीमारी नहीं है यानी हेल्दी है, ठीक है,
उसका जब टेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी वो पॉजिटिव दिखा रहा है 0.5% प्रोबेबिलिटी के साथ। कह रहा है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इवन, यहाँ पे लिखा हूं इवन मतलब हैव डिजीज, मतलब बीमारी है, ठीक। और एक E2 बना रहा हूं, डज नॉट हैव डिजीज, डज नॉट हैव डिजीज, ठीक। और एक ए बना रहा हूं, गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट, गिविंग पॉजिटिव टेस्ट ऐसे लिख देते हैं, गिविंग पॉजिटिव टेस्ट, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इस लाइन को पढ़िए। इतना लिखने के बाद अब इस लाइन को पढ़िए, तब आपको समझ में आ जाएगा गिवन क्या है। कह रहा है लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट हो रहा है, वो 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, मतलब बीमारी है, ठीक है। बीमारी है मतलब इवन हमें गिवन है, उसके बाद ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है 99% प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। यानी हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन विच इज 99% मतलब 0.99, ठीक है। ये लिखना आ गया। अब देखिए आगे पढ़िए, कह रहा है द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन, ठीक है। मतलब अब पर्सन को बीमारी नहीं है, हेल्दी है वो, हेल्दी है वो, यानी E2 हमें गिवन है, तब हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5% है, इसका मतलब 0.005 है। 0.5% मतलब 0.005, ठीक है। क्वेश्चन बोल दिया 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैव द डिजीज, ठीक है। तो 0.1% लोगों को डिजीज है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगा 0.1% मतलब 0.001, ठीक। 0.1% मतलब क्या है 0.001, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। तो जिनके पास बीमारी नहीं है उसको निकालने के क्या करेंगे, 1 में से 0.001 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.999, ठीक है। अगर इतने लोगों को बीमारी है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो जिनको बीमारी नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी ना, दोनों को माइनस कर देंगे 1 से, ठीक है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, ठीक है। हमें निकालना है पर्सन को बीमारी है, यानी इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तब जब टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा हो, यानी इवन बाई ए निकालना हमें। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, याद कर लीजिएगा, बायस थ्योरम है ये, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। सब तो गिवन ही है, सब चीज गिवन है, निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इवन की प्रोबेबिलिटी 0.001 है, ठीक है, 0.001 इंटू ए बाई इवन की प्रोबेबिलिटी मैंने लिखी है 0.99, ठीक है, 0.99 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये जाएगा 0.001 इंटू 0.99 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी वो है 0.999, ठीक है, 0.999 इंटू ए बाई E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.005, ठीक है, 0.005। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ऑब्वियस बात है पॉइंट में आंसर आएगा, वो आएगा 0.165413 ऐसे डॉट डॉट करके आएगा, ठीक है। तो अगर आप इतना भी लिख के आएंगे 0.16 तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, इन सबको फ्रैक्शन में बदल के कैलकुलेट कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी तभी इजी पड़ेगा। कुछ लोगों को बता दूं, ये जो पॉइंट में आ रहा है ये एक्चुअली 22/133 के इक्वल है। नहीं तो कहेंगे कुछ लोग कि आपने आंसर गलत निकलवाया है, तो आंसर गलत नहीं है, मैंने इस 22/133 को सॉल्व कर दिया है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 6th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड और अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड विथ 75% ऑफ द टाइम एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। तो 3 तरह के कॉइन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इवेंट बन जाएंगे, एक जिसके पास दोनों साइडेड है, हेड है, 2 हेडेड कॉइन मतलब दोनों साइड हेड है, 2 हेडेड कॉइन। एक है एक क्या है बायस्ड कॉइन, ठीक है, एक क्या है बायस्ड कॉइन,
और एक क्या है, एक है अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन, ठीक है। और मैं एक इवेंट ए बना रहा हूँ, ठीक है, एक इवेंट ए बना रहा हूँ जिसको मैं लिख रहा हूँ कम्स अप विथ हेड, कम्स अप विथ हेड, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस बार 3 इवेंट हैं। अभी तक आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनमें सिर्फ 2 ही इवेंट होते थे, इस बार 3 इवेंट हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, तीनों में से कोई एक कॉइन चूज किया जा रहा है और उससे टॉस किया जा रहा है, और वो जो टॉस है वो हेड दिखा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टॉस हुआ है और जिसमें हेड आया है वो 2 हेडेड कॉइन्स आया हो, ठीक है। तो हमें एक्चुअली 2 हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, लेकिन कब निकालनी है, जब हेड आया हो, ठीक है, जब क्या हो, हेड आया हो, इट शोज हेड, ठीक है, यानी ए को मैंने माना था कि कम्स अप विद हेड, तो हमें इवन की प्रोबेबिलिटी तब निकालनी है जब ए वाला इवेंट हो चुका हो, तो एक को हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाई, सॉरी गलत मैं लिख रहा हूँ, ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, इसको थोड़ा सा और मैं खींच दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री, ठीक। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 3 तरह के कॉइन हैं जिसमें से इस तरह का कॉइन चूज करने के लिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, 3 तरह के कॉइन है और उनमें से एक कॉइन चूज करना है, ठीक है, ये वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अब आपने ये वाला कॉइन चूज कर लिया जिसके साइड दोनों हेड है, मतलब दोनों तरफ हेड है, तो मुझे एक बात बताइए, ए मतलब क्या था, कम्स अप विद हेड, ठीक है, तो आपने ऐसा कॉइन चूज किया है जिसके साइड दोनों हेड हैं, तो उस समय हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन निकालना है, मतलब हेड तब आए जब आपने दोनों साइड हेड वाला कॉइन चुना हो, तो उस केस में तो ऑब्वियस सी बात है हेड ही आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्योंकि आपने ऐसा कॉइन चूज किया है जिसके दोनों साइड हेड है, उस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है 1 होगी, ठीक। तो यहाँ जाएगा नीचे, नीचे क्या आएगा, नीचे फिर से 1/3 इंटू 1 आएगा, ठीक है। अब E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस वाले कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कॉइन 3 है, प्लस लगाइए, टोटल कॉइन 3 है, ऊपर 1 आ जाएगा क्योंकि आप एक तरह का कॉइन चूज कर रहे हैं, और A बाई टू मतलब जब आपने ये वाला कॉइन चूज कर लिया हो तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 75% है, क्योंकि वो बायस्ड कॉइन है। क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप बायस्ड कॉइन चुनते हैं उसके बाद हेड आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 75% है, मतलब 0.75 है, प्लस उसी तरह E3 मतलब 1/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप थर्ड वाला कॉइन चूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/3 होगी ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 3 है और एक कॉइन आप चूज कर रहे हैं। A/3 मतलब जब आप अनबायस्ड कॉइन चूज कर रहे हैं तो हेड आने के चांसेस क्या होंगे, 1/2 होंगे, हेड आने के चांसेस तो 1/2 होते हैं ना जब आप अनबायस्ड कॉइन लें, ठीक है। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4/9 आएगा आंसर, ठीक है, 4/9, ठीक। तो ये 3 इवेंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए किसी तरह बस आप ये बनाना अगर सीख गए तो ये कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, ठीक है, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स, द प्रोबेबिलिटी of an accident are 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooty driver? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक इवेंट बना रहा हूँ E1 मतलब स्कूटी ड्राइवर, स्कूटी ड्राइवर, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। E2 बना रहा हूँ कार ड्राइवर, E3 बना रहा हूँ ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ठीक, और ए बना रहा हूं एक्सीडेंट, ए बना रहा हूं एक्सीडेंट। कितने स्कूटी ड्राइवर्स हैं, 2000, कितने कार ड्राइवर्स हैं, 4000, कितने ट्रक ड्राइवर्स हैं, 6000, ठीक है। तो मैं पूछूं अगर आपसे E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो E1 टोटल 2000 है, 2000 स्कूटर्स हैं, तो ऊपर 2000 आएगा, नीचे टोटल कितने गाड़ियां हैं,
तो 2 4 6 6 6 12 गाड़ियां हैं, नीचे क्या जाएगा 12,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 आएगा। उसी तरह मैं E2 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या जाएगा 4,000/12,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 आएगा। E3 की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 6,000/12,000। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आएगा। अब क्वेश्चन में देखिए एक चीज और गिवन है कि एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कब? जब वो स्कूटर चला रहा हो। ठीक, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन हो जब वो स्कूटर चला रहा हो। एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है जब वो स्कूटर चला रहा हो, कितनी है? 0.01 है। उसी तरह एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जब वो कार चला रहा हो यानी E2 इवेंट, इसकी कितनी है? 0.03। और ट्रक चलाने के लिए जब एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 गिवन है। बस आपको करना क्या, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी स्कूटी ड्राइवर की यानी E1 की जब एक्सीडेंट हो चुका हो। ठीक, एक्सीडेंट हो चुका हो, देखिए वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, तब आपको E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, बड़ा सा डिवाइड का साइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। ठीक, अब वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए। 1/6 E1 की प्रोबेबिलिटी, A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी 0.01 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। वैल्यू गिवन आप देख के लिख लीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/52। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। इसको फ्रैक्शन में बदलिए, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. A वाली मशीन 60% आइटम बना रही है, B वाली मशीन 40%. Further, 2% of the item produced by machine A and 1% of the produced by machine B were defective. All the items are put into a stock pile, then one item is chosen at random from this and found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 ही इवेंट बनेंगे। एक इवेंट बना रहा हूँ आउटपुट produced by machine A, ठीक। E2 बना रहा हूँ आउटपुट produced by मशीन B। एक इवेंट बना रहा हूँ डिफेक्टिव होने का, ठीक है, डिफेक्टिव हो जाए वो जो बनाया है मशीन। ठीक, तो E1 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 60% यानी 0.6। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 60% आइटम मशीन ये बना रहा है। ठीक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह E2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 0.4। 40% कौन बना रहा है? मशीन B बना रहा है। फर्दर 2% आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A वर डिफेक्टिव। ठीक है, तो जो डिफेक्टिव है अगर उसे E1 बना रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है, और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जब मशीन B2 बना रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है। क्वेश्चन क्या बोला है? 2% जो आइटम है जो कि मशीन A बना रहा है वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जब मशीन A1 बना रहा हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 हो जाएगी क्योंकि 2% है। उसी तरह सेकंड वाले मशीन के लिए डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 होगी। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव आइटम मशीन B बनाया हो। ठीक है, तो बनाया डिफेक्टिव है तो कंफर्म है, यानी हम लोग यहाँ पे A लिख देंगे। डिफेक्टिव बनाया ना, यानी A इवेंट हो चुका है। अब वो मशीन B बना रहा है यानी E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा? E2 की प्रोबेबिलिटी A बाई E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2।
ठीक, फॉर्मूला याद रखिएगा। तो E2 की प्रोबेबिलिटी तो गिवन है 0.4 इंटू, ये तो गिवन है ना 0.4, A/E2 भी गिवन है विच इज 0.01, आप लिखेंगे इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे प्लस करके 0.4 इंटू 0.01 लिख देंगे। ठीक, क्योंकि अब ये वाला चीज ऊपर आया है ना, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, इवन की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.02, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, कैसे लाएंगे, इन दोनों को फ्रैक्शन में बदल के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर अ पोजीशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉर्पोरेशन। 2 ग्रुप कंपीट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप विल विन आर इतना। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के जीतने की संभावना 0.6 है, सेकेंड ग्रुप के जीतने की संभावना 0.4 है। कह रहा है इफ द फर्स्ट ग्रुप wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product introduced was by the second group. ठीक है, तो यहाँ पे 2 इवेंट बनाएंगे, फर्स्ट ग्रुप विन, फर्स्ट ग्रुप विन, और एक और इवेंट बनाएंगे सेकेंड ग्रुप विन। ठीक है, सेकेंड ग्रुप विन। ठीक, और एक इवेंट ए बनाएंगे इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। क्वेश्चन में गिवन है कि E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिए। E1 मतलब ग्रुप ए जीत जाए, फर्स्ट ग्रुप जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, यहाँ पे जाएगा 0.6, और सेकंड ग्रुप जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। क्वेश्चन बोला है कि अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है, फर्स्ट ग्रुप जीतता है स्लैश E1, तब वो नया आइटम बनाए, नया प्रोडक्ट बनाए, यानी ए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7 है। ठीक है, इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, फर्स्ट ग्रुप जीत गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट क्या है 0.7 है। उसी तरह सेकेंड ग्रुप के लिए 0.3 है। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या है 0.3 है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ग्रुप मतलब E2, न्यू प्रोडक्ट मतलब A1, ये इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, E2 का प्रोबेबिलिटी निकालिए, A/E2 निकालिए, डिवाइडेड बाई E2 का प्रोबेबिलिटी, E1 का प्रोबेबिलिटी निकालिए, A/E1 निकालिए, प्लस E2 निकालिए, फिर A/E2 निकालिए। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू रख के। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4 है, A/E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई E1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 है इंटू A/E1 0.7 है, प्लस 0.4 इंटू 0.3, इसको कैलकुलेट जैसे ही करेंगे आपका आंसर आएगा 2/9। ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, एक लड़की है जो कि डाइस फेंक रही है, इफ सी गेट 5 or 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 times and note the number of heads. If she gets 1, 2, 3, 4, she tosses a coin once and note whether a head or a tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4 with a die? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि वो लड़की जो है पहले एक डाइस फेंकती है। ठीक, तो एक डाइस फेंकेगी तो क्या क्या सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या तो 5 और 6 आ सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 1, 2, 3, 4 आ रहा है तो जो कॉइन है वो एक बार फेंक रही है और उस पर हेड और टेल को नोट कर रही है।
जब 1 2 3 4 आ रहा है तो उस केस में क्या कर रही है, कॉइन फेंक रही है, तो हेड या तो टेल आएगा। ठीक। जब 5 या तो 6 आ रहा है उस केस में जो कॉइन है वो 3 बार फेंक रही है, 3 बार। ठीक है, और 3 बार फेंक रही है तो उस पर काउंट कर रही है कि कितनी बार हेड आया है। तो जब 3 बार फेंकेगी तो हेड हो सकता है 3 बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, हो सकता है 1 बार आ जाए। नहीं, यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिखा है। तो क्वेश्चन बोला है कि इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब उसको एक ही हेड मिला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने 1 2 3 4 फेंका होगा जब हेड आया होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक इवन बनाएंगे कि डाइस पे 1 2 3 4 आ जाए, और एक इवेंट E2 बनाएंगे कि डाइस पे 5 या तो 6 आ जाए। ठीक, तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6, और 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6। ठीक, तो 4/6 मतलब क्या हो जाएगा, आई थिंक 2/3, 2/6 मतलब 1/3। क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसको एक हेड मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक इवेंट ए बनाऊंगा, गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 1 हेड। ठीक, तो मानते हैं हेड तब आए जब इवन वाला इवेंट हो जाए। ठीक है, हेड तब आए जब इवन वाला इवेंट हो जाए, मतलब 1 2 3 4 आ रहा है, उस केस में एक ही कॉइन टॉस कर रहे हैं, उस केस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इस केस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगा। जब 1 2 3 4 आ रहा है उस केस में तो एक ही बार कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, तो उस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि एक ही बार टॉस कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए E2 वाला इवेंट हो रहा है, उस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जब E2 वाला इवेंट हो रहा है यानी 5 6 आ रहा है, उस केस में हम लोग 3 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी 3 बार कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या आता है, हेड 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 आता है, हेड हेड टेल आता है, हेड टेल हेड आता है, हेड टेल टेल आता है, फिर टेल 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 आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है। ठीक है, ये टोटल 8 आउटकम आ सकते हैं जब आप 3 बार कॉइन को थ्रो करेंगे। इस केस में एक बार हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, ध्यान से सुनिएगा, एक बार हेड जो है वो एक बार कहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है हेड। ठीक, एक बार यहाँ पे हेड आ रहा है, एक बार यहाँ पे हेड आ रहा है, तो दोनों 3 जगह एक ही बार हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, है ना, क्योंकि टोटल 8 आउटकम्स है जिसमें से 3 ही बार एक हेड आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसको एक ही हेड मिल रहा है। ये बता दिया क्वेश्चन में एक ही हेड मिल रहा है, यानी हमें ये मालूम है कि ए वाला इवेंट हो चुका है, तो हमको ये निकालना है कि अगर एक ही हेड आ रहा है उस केस में क्या चांसेस हैं कि उसने 1 2 3 4 डाइस फेंका होगा, यानी इवन वाला इवेंट हुआ होगा। यहाँ पे इवन आ जाएगा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, तो क्या जाएगा इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/3, ए बाई इवन की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2, फिर 2/3 इंटू 1/2 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/3 इंटू ए बाई 2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/8। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपके भरोसे। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स, 3 मशीन है, 3 इवेंट बनेंगे कंफर्म। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, whereas the other 2 operator B and C produces 5% and 7% defective items. A is on the job for 50% of the time, B is on the job 30% of the time, C is on the job 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 इवेंट बना लेंगे, एक इवन, ठीक है, इवन मतलब जॉब बाय ए, जॉब बाय ए, E2 मतलब जॉब बाय बी, जॉब बाय
बी और E3 मतलब जॉब बाई सी। E1 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 50% दैट इज 0.5। E2 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 30% यानी 0.3। E3 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 20% दैट इज 0.2। ठीक, देखिए ध्यान से 50%, 30% और 20% प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि 1% डिफेक्टिव आइटम कौन बना रहा है? ए बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इवेंट ए बनाऊंगा डिफेक्टिव नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि डिफेक्टिव आइटम अगर ए बना रहा है यानी ए बाई E1 हमें गिवन है कितना 1% यानी 0.01। उसी तरह ए बाई E2 गिवन है हमें 5% यानी 0.05 और ए बाई E3 गिवन हमें 0.07%। ठीक है, क्लियर है ना? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बना रहा है, तो ए मतलब डिफेक्टिव बना रहा है। ए मतलब डिफेक्टिव बना रहा है कौन? ए बना रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है। उसी तरह बाकी इन दोनों का भी। तो हमें निकालना क्या है कि अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, बोल दिया डिफेक्टिव आइटम बन चुका है यानी ए वाला इवेंट हो चुका है। तो क्या चांसेस हैं कि जो डिफेक्टिव आइटम है वो ए बनाया हो, यानी इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। इवन मतलब ही तो था ए वाला बनाया हो जॉब बाई ए। क्या फॉर्मूला जाएगा? 3 इवेंट का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। ठीक, ये हो जाएगा E1 की प्रोबेबिलिटी 0.5, ए बाई E1 की प्रोबेबिलिटी 0.01। ठीक है, फिर 0.5 इंटू 0.01। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? E2 की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और ए बाई E2 प्रोबेबिलिटी 0.05। ठीक, प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, ए बाई E3 की प्रोबेबिलिटी 0.07। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5/34। ठीक है, 100% आंसर सही है। 12th क्वेश्चन है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड खो गया इस 52 कार्ड में से। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अब देखिए 12th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे मैं एक इवन इवेंट बना रहा हूँ कि जो लॉस्ट कार्ड है इज ऑफ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड। ठीक है, जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड का है। E2 है लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है, और एक मैं इवेंट ए बना रहा हूं। इवेंट ए क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक, मुझे इवन की प्रोबेबिलिटी बताइए। इवन की प्रोबेबिलिटी बताइए। टोटल 52 कार्ड है, क्या चांसेस हैं कि जो एक कार्ड खोया है वो डायमंड का हो? तो टोटल 13 कार्ड्स हैं डायमंड के। ठीक है, उन्हीं में से कोई एक खो सकता है, तो टोटल 13 में से कोई एक कार्ड खो सकता है। टोटल कार्ड 52 है, ये 1/4 हो जाएगा। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ डायमंड। तो कितने डायमंड के कार्ड हैं, सॉरी कितने ऐसे कार्ड हैं जो डायमंड के नहीं है? तो 39 ऐसे कार्ड हैं जिसपे डायमंड नहीं होगा। ठीक है, 39 डिवाइडेड बाई 52 दैट इज 3/4। ठीक, मुझे बताइए ए बाई E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब इवन इवेंट हो चुका है, मतलब एक डायमंड कार्ड खो चुका है, तब 2 डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। टोटल डायमंड कार्ड 13 होते हैं, लेकिन एक खो गया तो 12 बचेंगे। 12 में से 2 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, और अब ये सी बात है, अब टोटल कार्ड 51 होंगे, 51 में से 2 कार्ड चुनने हैं। ठीक, 12 कार्ड होंगे ना डायमंड के अब, क्योंकि एक डायमंड कार्ड खो चुका है, क्योंकि इवन वाला इवेंट हो चुका है। ठीक, इवन इवेंट हो चुका है। इवन इवेंट हुआ मतलब एक कार्ड जो खोया है वो डायमंड का है। उस केस में टोटल 12 डायमंड कार्ड बचेंगे, जिनमें से हमें 2 चूज करना है। ठीक है, क्योंकि 2 डायमंड्स कार्ड निकाले जा रहे हैं।
उसी तरह टोटल कार्ड अब 51 बचेंगे क्योंकि एक खो गया है, उनमें से 2 निकालने हैं टोटल के लिए। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना मैंने सिखाया है पिछले वीडियोस में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 66/1275, ठीक। उसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 बताइए, ठीक है। तो ए बाई E2 मतलब E2 वाला इवेंट हो चुका है, E2 इवेंट हो चुका है, मतलब जो कार्ड खोया है वो डायमंड का नहीं है। तो इस केस में अब हमारे पास टोटल 13 डायमंड कार्ड होंगे, उनमें से 2 चूज करने हैं। एक कार्ड खोया है तो अब 51 कार्ड होंगे जिनमें से हमें 2 चूज करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 78/1275, ठीक। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड खोया है वो डायमंड का होना चाहिए, यानी हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब A1 वाला इवेंट हो चुका हो। इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, ठीक, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, ठीक। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 66/1275, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 66/1275 प्लस E2 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 इंटू A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 78/1275। अब ये कठिन सा कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, 11/50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2 इवेंट बनाना टफ है, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करना भी टफ है और उसके बाद फॉर्मूला यूज करके ये कैलकुलेशन भी करना टफ है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट a head appears, the probability that actually there was a head is। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे 2 इवेंट बना रहा हूँ, एक E1 मतलब ए स्पीक ट्रूथ, ठीक, E2 बना रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ ए डज नॉट स्पीक ट्रूथ, ठीक। तो E1 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि वो सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5, है ना। 5 में से 4 बार झूठ बोल रहा है तो 5 में से 4 बार सत्य बोल रहा है तो 5 में से 1 बार झूठ बोल रहा होगा, इसीलिए डज नॉट स्पीक ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है कॉइन टॉस किया जा रहा है और उस पर हेड देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट बना रहा हूँ, ये कमिंग हेड, ठीक है, कमिंग हेड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए, मतलब एक्चुअली में हेड आया हो, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली में हेड आया हो। तो एक्चुअली हमें निकालना है E1/A, नहीं, हेड आया हो वो तब आया होगा एक्चुअल में जब वो सच बोला होगा, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, E1/A निकालना है, हेड आया हो मतलब A, ठीक, अब वो तभी आएगा ना जब सत्य बोला होगा, वो सच बोला होगा, एक्चुअली बोला है, इसलिए हमें E1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, ठीक। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/5 इंटू A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए, A बाई E1 मतलब क्या, हेड आया हो और वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो अगर सही बोल रहा है तो हेड आने के चांसेस क्या होंगे 1/2 होंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह नीचे भी 4/5 इंटू 1/2 होगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज यहाँ पे लिखते हैं वही यहाँ पे भी लिखते हैं, तो जो चीज यहाँ पे वही यहाँ पे प्लस लगाएंगे अब, ठीक, यहाँ पे प्लस आएगा। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, ठीक, और A बाई E2 मतलब झूठ बोल रहा है, उसके बाद हेड आने के चांसेस क्या होंगे, हेड आने के चांसेस तो 1/2 ही होंगे ना, ठीक। इस केस में आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 4/5, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है। 4/5 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, इफ A and B are two events such that A subset of B probability of B is not equal to 0 then which of the following is correct, ठीक है।
तो क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो सबसेट है बी का। इस केस में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की निकालेंगे तो ये इसका फॉर्मूला आता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, तो अब क्योंकि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए ही आ जाएगा, है ना। ए अगर सबसेट है बी का तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी करने पे ए आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए गलत आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, और आपको ये पढ़ाया गया होगा कि अगर ए सबसेट है बी का, ये 11th में हमने पढ़ा होगा, तो इस केस में ए की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो छोटी होती है बी के प्रोबेबिलिटी से। ठीक, और साथ में आप ये भी जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है बी का, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से तो छोटी होती ही है। ठीक है, तो एक काम मैं कर रहा हूँ, देखिएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, इस चीज को इस 1 के नीचे भेज दिया, तो इधर 1 बचेगा और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 1 के नीचे आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब दोनों ही साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, पूरे के पूरे इनइक्वालिटी में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, जब ये इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। और इसकी जगह हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लिख सकते हैं, तो हमारे पास मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो छोटा है, इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी से। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे बस साइन उल्टा है, देख लीजिए, लेकिन जो बड़ा वाला मुंह है वो ऑब्वियस सी बात है इसके साइड है। यहाँ पे भी देखिए ये बड़ा वाला मुंह इसके साइड है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये इनइक्वालिटी यूज की है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 1 से छोटा होता है, तो इस चीज को नीचे भेज देंगे तो ऐसा बन जाएगा। फिर दोनों साइड पी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा पी ऑफ ए और यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ ए बाई बी। इसकी जगह हम लोग ये चीज लिख देंगे तो प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप लोग